everyone, welcome to परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो MCQ सीरीज़ चल रही है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पर एंड हम बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं जहाँ हमारे MCQ सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री पर ख़त्म होने वाली इन नेक्स्ट 3 लेक्चर्स, राइट। सो आज की जो हमारे टॉपिक है वो है प्रोविंशियल इलेक्शन से रिलेटेड। त्रिपुरी जो सेशन हुआ था 1939 में, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड करा था, उससे रिलेटेड। देन इंडिविजुअल सत्याग्रह जिसे शुरू किया गया था, पाकिस्तान की डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्रिप्स मिशन जो है जो कि 1942 में आई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज के लेक्चर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, डिस्कशन की जाएगी इन क्वेश्चंस पर, और इसी तरीके से आज का लेक्चर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड नॉट ऑब्टेन अ फुल मेजॉरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन, जो कि 1937 में हुए थे, ठीक है। सो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस हुए थे 1937 में, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि किस प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फुल जो मेजॉरिटी है वो ऑब्टेन नहीं करी थी। तो जो गिवन ऑप्शन है ना, इसमें से पंजाब है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टोटल 6 प्रोविंसेस थे जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज क्या करी थी, फॉर्म करी थी। तो वो 6 प्रोविंसेस के नाम आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किस प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में हुए प्रांतीय विधान मंडल के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार में उनको फुल मेजॉरिटी मिली थी, बिहार में भी उनको फुल मेजॉरिटी मिली थी, एंड मद्रास में भी उनको फुल मेजॉरिटी मिली थी। देखिए यहाँ पर आपको 6 नाम मिल जाएंगे 6 प्रोविंसेस के। दैट इज मद्रास में उनको मिली थी, बिहार में, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार में मिली थी, दैन यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड उड़ीसा, ठीक है। ये वो 6 प्रोविंसेस हैं जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या मिली थी, फुल मेजॉरिटी मिली थी, और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी मिनिस्ट्रीज जो है क्या करी थी, फॉर्म करी थी, ठीक है। कहाँ कहाँ? मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा एंड यूनाइटेड प्रोविंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड आइडेंटिफाई दोज वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म अ मिनिस्ट्री इन 1937। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करें और पहचानें कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में एक मंत्रालय नहीं बनाया था। मतलब जो ऑप्शंस है उसमें से कहाँ पर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री जो है फॉर्म नहीं करी थी, मंत्रालय जो है फॉर्म नहीं करा था। तो अभी हम देखे हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार में तो उन्होंने बनाया, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार में था, उड़ीसा में था, ठीक है। बंगाल में क्या मेजॉरिटी मिली थी उन लोगों को? बंगाल में नहीं मिली थी, तो ये वाला जो है एक ऑप्शन होगा। और दूसरा पंजाब में मिली थी उन लोगों को, पंजाब में उन्होंने मिनिस्ट्री फॉर्म करी थी, तो पंजाब में भी उन्होंने मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। जो स्टेटमेंट 3 और 4 है ये क्या है, करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज उन्होंने CPN बिहार में करी थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में करी थी, उड़ीसा में उनको मेजॉरिटी मिली थी, बट पंजाब में नहीं मिली थी उनको, बंगाल में भी नहीं मिली थी। ये चीज़ें जो है आप लोग क्या करना, याद रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937? वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया था, ठीक है। अभी बता दूं, 6 प्रोविंसेस में उन्होंने मिनिस्ट्रीज फॉर्म करी थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। The tenure of Congress ministries formed in the election of 1937 after the Government of India Act 1935 was, ठीक है। हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसी के बाद जो है इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में। तो उसमें ये जो मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी कितने महीनों तक रही थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। सो 1935 के अधिनियम के बाद 1937 के चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रालय का कार्यालय कितने समय का था? तो ये कार्यालय था 28 मंथ का, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए। तो कितने मंथ तक की इनकी मिनिस्ट्री जो है रही थी, क्या टेन्योर था? तो वो था 28 मंथ्स, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927 वाज,
1927 में बटलर समिति जो बनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका जो मेन उद्देश्य था, जो उसका ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि उन लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में वो, और जो इंडियन स्टेट्स है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप था उससे इम्प्रूव करने के पर्पस से इस बटलर कमेटी को बनाया गया था, ठीक है, टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। भारत सरकार और भारतीय राज्य के बीच जो संबंध है उसे सुधारने के लिए बटलर कमेटी को बनाया गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो मोंटेगू केम्स फॉर रिफॉर्म आया था उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। देखिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो मोंटेग्यू केम्स फॉर रिफॉर्म था या जो मोनफोर्ड रिफॉर्म्स था, उन्होंने चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस बनाए थे, ठीक है। वो चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस क्या थी? कंसल्टेटिव या फिर एडवाइजरी बॉडी थी, हैविंग नो से इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, जिसके पास कोई पावर नहीं था कि वो किसी भी मैटर्स पर डिस्कशन कर सके कंसर्निंग द एग्जिस्टिंग राइट्स एंड फ्रीडम्स, ठीक है। क्या बनाया था इन लोगों ने? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाए थे, जो कि कंसल्टेटिव और एडवाइजरी बॉडी थी, हैविंग नो से इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स। जितने भी इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उनके इंटरनल अफेयर्स में इनका कोई रोल नहीं था, ना ही इनके पास कोई पावर था कि ये जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, कंसर्निंग एग्जिस्टिंग राइट्स एंड फ्रीडम्स उस पर डिस्कस कर सके। तो ना तो वो इंटरनल अफेयर्स में कुछ कह सकते थे, ना ही उनके पास डिस्कशन करने का कोई पावर था। बट the question of extent of sovereignty and paramountcy was still undefined in 1927. So to examine the nature of relationship between the states and government, तो जो state और government है उनके बीच के relationship को examine करने के लिए, in fact improve करने के लिए बटलर committee was set up in 1927, ठीक है। The committee was formed with an objective of inquiring into the relationship between Indian states and the paramount power and to suggest ways and means for more satisfactory adjustments of existing relation between them and British India। तो इन शॉर्ट क्या था कि जो इंडियन स्टेट्स थे वो और जो उस समय गवर्नमेंट थी भारत में, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे इम्प्रूव करने के लिए बटलर कमेटी को भेजा गया था। तो वो आए थे, उन्होंने इंक्वायरी करी थी, उनके रिलेशनशिप को एनालाइज करने की कोशिश करी थी, और उसके बाद जो है इस कमेटी को रिकमेंडेशंस या वेज बताने थे कि हम किस तरीके से इन रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो सर हैरकॉट बटलर ही चेयर्ड अ 3-member committee which was appointed by Majesty's government in Britain in 1927 to inquire into the relationship between Indian princely states and the British government of India, ठीक है। The British group consisting of Sir Harcourt Butler, Professor W.S. Holdsworth and S.C. Peel, ठीक है। तो जैसे 3 मेंबर की जो है कमेटी थी, जिसमें एक तो खुद मिस्टर बटलर थे, उसके अलावा होल्सवर्थ थे और S.C. पील थे, ठीक है। इन्हीं लोगों को इंडियन स्टेट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और दे विजिटेड 16 प्रिंसली स्टेट्स, तो उन्होंने 16 प्रिंसली स्टेट्स में विजिट करा था और फिर पूरा एनालाइज करने की, एग्जामाइन करने की कोशिश करी थी रिलेशनशिप को। एंड देन लेटर इन 1929 दे सबमिटेड द रिपोर्ट इन February 1929, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है आप लोग बटलर कमेटी से याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938, ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1938 का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एंड 1939 का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ये दोनों ही सेशंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दोनों ही सेशन में प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो इन दोनों सेशन में प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1938 वाला सेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा में। और 1939 वाला सेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था त्रिपुरी में। ये दोनों ही जो है जगह और ईयर आप लोगों को याद रखनी, बिकॉज दोनों ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। बिकॉज यहाँ पर थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना शुरू हो गए थे, किसके बीच में? सुभाष चंद्र बोस के बीच में एंड गांधी जी। बिकॉज गांधी जी जो हमेशा ये कहते थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, वहीं सुभाष चंद्र बोस जी का ये कहना था कि अगर हमें कुछ अच्छा अचीव करना है, अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर हमें ब्रिटिशर्स के कान तक आवाज़ पहुँचानी है, तो थोड़ा बहुत वायलेंस का सपोर्ट ले लेना, ठीक है, उसकी मदद ले लेने में कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। तो दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। सुभाष चंद्र बोस जो है वो देश को आज़ादी दिलाने के साथ साथ देश के डेवलपमेंट की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और गांधी जी जो है वहीं अभी सिर्फ देश को आज़ादी दिलाने की तरफ फोकस कर रहे थे, ठीक है। सो बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उस समय एग्जिस्ट इस स्पेशली इस पर्टिकुलर सेशन के बाद 1938 के सेशन के बाद क्रिएट होने लगे, किसके बीच में? सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट सेशंस है एंड सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड करा था, तो आपको याद रखना ही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था 1938 के इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में? तो अभी बता दी हूँ कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
इसके अलावा थोड़ी और 1938 के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो पहली चीज़ हरिपुरा में कहाँ पर हुआ था, तो विट्ठल नगर करके एक प्लेस है, वहाँ पर हुआ था इन 1938। प्रेसिडेंट ऑफ दिस कांग्रेस वॉज सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपनी पॉलिसी को बहुत क्लियरली आउटलाइन करा था। उन्होंने ये कहा था कि जो मेरा टर्म ऑफ ऑफिस है एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, इट विल बी डिवोटेड टू रेजिस्ट द अनवांटेड फेडरल स्कीम्स। जो अनवांटेड फेडरल स्कीम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती थी, उसे कम्प्लीटली और अच्छे तरीके से रेजिस्ट करना, ये मेरा काम है, ठीक है, विथ ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट पावर्स, including non-violence and non-cooperation if necessary to strengthen the country's determination to resist this scheme। ठीक है, इनिशियली तो उन्होंने खुद ने भी कहा कि मैं नॉन वायलेंस जो है इसको साथ में लेके चलूँगा, नॉन कोऑपरेशन इन चीज़ों को साथ में लेके चलूँगा अगर नेसेसरी लगता है, टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज डिटर्मिनेशन टू रेजिस्ट जो भी अनवांटेड फेडरल स्कीम्स उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आ रही थी। ठीक है, सो बोस हैड द आइडिया ऑफ डेवलपिंग द पावर ऑफ among the people of India as to make the British government abandon the idea of forcing the federal scheme down the throats of Indians। ठीक है, सो बोस यहाँ पे क्या कर रहा था, एक पावर ऑफ रेजिस्टेंस जो ये उनका आइडिया था, ये लोगों में वो डेवलप करना चाहते थे ताकि हम लोग इजीली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अबेंडन कर सकें। द आइडिया ऑफ फोर्सिंग, जो वो उनकी फेडरल स्कीम्स हम लोगों के ऊपर फोर्स कर रहे थे, उस चीज़ में इंडियंस जो है उनको रेजिस्ट कर सकें। ठीक है, बट इट वॉज दिस इन 1938 हरिपुरा सेशन when the differences, as I said, between Gandhiji and Bose surfaced over their attitudes towards the Great Britain. So Subhash Chandra Bose was against the plan of the British to drag India into Second World War। अब यहाँ पर क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जी का ये मानना था कि हमें जो ब्रिटिशर्स जो है जो ये कोशिश करे कि इंडियंस को भी ड्रैग किया जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इस प्लान के बिल्कुल कम्प्लीटली अगेंस्ट है सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, वहीं दूसरे लोगों का ये मानना था कि अगर फिर से इस बार हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो क्या पता ये लोग हमको इसके बाद इंडिपेंडेंस दे दे। ठीक है, बिकॉज इस समय लोग काफ़ी ज़्यादा जो है अगेंस्ट थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं जाना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कुछ नहीं हुआ था जैसा हम चाहते थे, हमको डोमिनियन स्टेटस तक नहीं मिला था। तो यहाँ पे पेसिफाई करने के लिए क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, बिकॉज वो लोग चाहते थे कि इंडियंस जो है वर्ल्ड वॉर में उन लोगों का सपोर्ट करे, बिकॉज जर्मनी और ये सारे जो पावर्स थी, जापान स्पेशली, नॉट जर्मनी, जापान जो है स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था और इनकी जितनी भी कॉलोनीज़ है ब्रिटेन की, अमेरिका के पर्ल हार्बर पे भी अटैक कर दिया था, एंड ब्रिटेन की तो बहुत सारी कॉलोनीज़ पर उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। तो ये रीज़न था कि ये लोग चाहते थे कि इंडिया का सपोर्ट उनको काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और इसलिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। तो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, बट आप समझ गए ना कि सुभाष चंद्र बोस जो है ही वॉज अगेंस्ट द प्लान ऑफ द ब्रिटिश टू ड्रैग इंडिया इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ही वॉज अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ ब्रिटेन एंड वो इसी चीज़ का एडवांटेज उठाना चाहते थे रादर देन वेट फॉर ब्रिटिश टू ग्रांट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस सेशन में इन दिस सेशन अंडर बोस एक रेजोल्यूशन जो है दैट वाज पास, ठीक है, एज पर हरिपुरा रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जहां पर उन्होंने ब्रिटेन को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया था, फेलिंग टू विच देयर विल बी अ रिवॉल्ट, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं आपको 6 महीने का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर इस दौरान आप लोगों ने हमको आज़ादी नहीं दिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं करा, तो हम लोग जो है आप लोगों को एक रिवॉल्ट जो है हमारी तरफ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट दिस वॉज समथिंग गांधी कुड नॉट डाइजेस्ट। ठीक है, सुभाष डिड नॉट एंडोर्स द नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह टेक्टिक्स ऑफ गांधी टू थ्रो द ब्रिटिश अवे, एज आई मैंने जो इनिशियली आप लोगों को बताया। द रिजल्ट वॉज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डिवाइड बिटवीन गांधी जी एंड बोस, एंड सिमिलरली नेहरू ऑल्सो फेल अपार्ट फ्रॉम बोस। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए, इन दोनों ने मिलकर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश करी थी, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये कहाँ बताओगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। Now this variance grew further when सुभाष चंद्र बोस जी organized नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये वही नेशनल प्लानिंग कमेटी है, ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉरेनर ऑफ इंडियाज़ प्लानिंग कमीशन। तो जो इंडिया की प्लानिंग कमीशन है उसी का फॉरेनर कहा जाता है नेशनल प्लानिंग कमेटी को। ठीक है, द आइडिया वॉज to draw a comprehensive plan for economic development of India on the basis of industrialization, which was against the चरखा policy of Gandhi। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को स्टार्टिंग में कि वो भारत को आज़ादी दिलाने के अलावा वो इंडिया के डेवलपमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करे थे। तो उन्होंने जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई है, इसका पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था वो ये था कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी।
तो एक तरफ जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ये कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहीं गांधी जी का जो मेन पॉलिसी थी वो थी चरखा पॉलिसी, राइट। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा जो आइडियोलॉजीज उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में, राइट। तो इतनी चीज़ें आप लोग ये जो 1938 का सेशन था उससे याद रखना। इसके अलावा 1939 वाला सेशन भी बता चुकी हूँ। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टाइम, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया था? तो मैं भी बता चुकी हूँ, पहला हुआ था 1938 में वो प्रेसिडेंट बने थे, दूसरा त्रिपुरी सेशन विच इज़ नियर जबलपुर 1939 में, इस सेशन में वो फिर से क्या बने थे, प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हुए थे। अब यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये थी कि आइडियोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे थे। एंड बाय दिस टाइम गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये जो ये वाला जो सेशन है 1939 का, इसमें सुभाष चंद्र बोस फिर से इलेक्ट हो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ठीक है। सो इनिशियली गांधी जी ने सजेस्ट करा कि जवाहरलाल नेहरू जो है उन्हें खड़े होना चाहिए अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज वो पहले ही अपना नाम दे चुके थे कि मैं फिर से प्रेसाइड करना चाहता हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो किसी काम से बाहर चले गए। फिर बचते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमैया जो है गांधी जी ने उनको एज अ अपना रिप्रेजेंटेटिव रखा था कि मेरी तरफ से ये है। इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं एंड कौन हार जाता है, पट्टाभी सीतारमैया जो है हार जाते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें कही थी कि अच्छा हुआ ये बन गए एंड ऑल, बट स्टिल वर्किंग कमेटी जो थी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, उसमें बहुत सारे मेंबर्स जो है वो गांधी जी के सपोर्टर्स थे। तो यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है सुभाष चंद्र बोस का फेवर नहीं कर रही थी, या वो जिस तरीके से काम कर रहे थे उसमें उनको सपोर्ट नहीं दे रही थी, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि वो इस तरीके से काम नहीं कर सकते जहाँ पे लोग ही उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सो 1939 के सेशन में जहाँ वो एक्चुअली जीत चुके थे, वो इलेक्ट हो चुके थे एज ए प्रेसिडेंट, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के और आगे जो है मेंबर बन के नहीं रहना चाहते। उसके बाद उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करी थी, तो वो स्टोरी तो आप लोग आई गेस जानते ही होंगे। सो यहाँ पर 1939 के इलेक्शन के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग विच लीडर, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो अभी बताइए, पट्टाभी सीतारमैया जो है इन्हें हराकर वो 1939 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन है वहाँ पर क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, 1939 वाला जो हमारा त्रिपुरी सेशन है उसकी। तो देखिए, फॉर 1939 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस ही अनाउंस हिज कैंडिडेचर नोइंग दैट ही वुड बी अपोज, बिकॉज पहले वाले सेशन में वो समझ चुके थे कि लोग जो है उनकी कंसेप्ट, उनकी आइडियोलॉजी से ज़्यादा जो है तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो समझ चुके थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा अपोज किया जाने वाला है। बाय दिस टाइम नेहरू वॉज ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे इन यूरोप, पर जैसे ही 1938 में ही रिटर्न, गांधी जी सजेस्टेड हिम कि तुम्हारा भी नाम दो एज ए कैंडिडेट और इलेक्शन में खड़े हो, बट ही डिक्लाइन एंड ही सजेस्टेड द नेम ऑफ मौलाना आज़ाद, ठीक है। बट मौलाना आज़ाद ने अपना नेम विड्रॉ कर लिया। उसके बाद बचते हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो कि एक आंध्रा लीडर थे, तो गांधी जी ने उनको कहा कि तुम पार्टिसिपेट करो, ठीक है। बट अभी भी सुभाष वॉज नॉट श्योर ऑफ हिज विन, बट द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, जहाँ पर सुभाष ही सिक्योर्ड 1580 वोट्स, जहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट्स मिले थे, ठीक है। दो ज़्यादा मार्जिन नहीं था वोट्स में, बट स्टिल जीते, क्लियर जीत दिख रही थी, किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की। बट द डिफीट ऑफ सीतारमैया वॉज टेकन बाय गांधी एज अ पर्सनल ब्लो, बिकॉज वो उनको रिप्रेजेंट, मतलब गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो खड़े हुए थे और वो हार जाते, ठीक है। तो इट वॉज अ पर्सनल ब्लो, इसलिए उन्होंने कहा कि आई एम ग्लैड ऑफ हिज विक्ट्री, दैट इज सुभाष चंद्र बोस की विक्ट्री से वो खुश है। And since I was instrumental in including Dr. Patabi Sitaramaiya not to withdraw his name after Maulana Azad Sahib done, so the defeat is more mine than his। में मतलब उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया का नाम मैंने दिया था, मैंने सजेस्ट करा था, तो उनकी हार जो है कहीं ना कहीं मेरी हार जो है ये प्रूव करता है। Gandhi said that Bose was president in his own right. He should form his own working committee and run the Congress. Gandhi said that after all, Subhash Chandra Bose is not the enemy of our country. He has suffered for it, and in his opinion, he is the
most forward and boldest policy and program maker, the minority can also wish him all the best। तो इस तरीके की चीज़ें जो है उन्होंने बाद में अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, ठीक है। लेटर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से सपोर्ट ना मिलने के कारण उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसकी बहुत अपनी पूरी स्टोरी है, बस आपको क्या क्या याद रखना है। 1939 का सेशन हुआ कहाँ पर था? त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पर है? एक मिनट, सॉरी, हाँ, त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पर है? इट इज़ नियर जबलपुर, मध्य प्रदेश, ठीक है। इस सेशन को किसने प्रिसाइड करा था? तो इस सेशन को प्रिसाइड करा था सुभाष चंद्र बोस ने। वो क्लियर मार्जिन से जो है जीत गए थे इस इलेक्शन को, बट बाद में जो है ड्यू टू डिफरेंसेस, कौन से डिफरेंसेस? वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड गांधी जी के डिफरेंसेस के कारण कोई उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस तरीके से काम नहीं कर सकते, इसे सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया। और उन्होंने जब रिज़ाइन करा उसके बाद फिर कौन बन जाता है? तो उसके बाद बन जाते हैं पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, काय के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तभी मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन गए? तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरीली यूज द वर्ड पाकिस्तान फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। निम्नलिखित में से किसने भारतीय मुसलमानों के अलग राज्य के लिए मुख्य रूप से पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था? तो वो थे चौधरी रहमत अली, ठीक है। चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वो एक ना पैम्फलेट्स जो है उसे लोगों में बांट रहे थे। पैम्फलेट जो है इट वाज नेम्ड या इट वाज एंटाइटल्ड नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, नॉट एवर, ठीक है। सो नाउ और नेवर जो है इस नाम से वो पैम्पलेट्स बांट रहे थे, जिसमें उन्होंने पहली बार पाकिस्तान वर्ड जो है यूज़ करा था फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम वॉज गिवन बाय। मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो सेपरेट नेशन है मुस्लिम्स के लिए, इस आइडिया को किसने दिया था? तो हम सभी जानते हैं कि जो टू नेशन थियोरी है, इस आइडिया के साथ कौन आए थे? तो इस विचारधारा के साथ कौन आए थे? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। द टू नेशन थियोरी वॉज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। द टू नेशन थियोरी इज बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इट स्टेट्स दैट मुस्लिम्स और हिंदूज, ये दो अलग नेशंस जो है, दे शुड फॉर्म टू डिफरेंट नेशंस, टू सेपरेट नेशंस फ्रॉम एवरी डेफिनेशन। देयरफॉर Muslims should have a separate homeland in Muslim majority areas of India where they can spend their lives according to the glorious teaching of Islam, ठीक है। तो टू नेशन थियोरी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टू नेशन थियोरी किसने दी थी। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो आइडिया था सेपरेट नेशन का मुस्लिम्स का, ये किसने दिया था? तो दोनों में ही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान, ठीक है। सिकंदर हयात खान ने जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन, जो कि कब पेश किया गया था? 23 मार्च 1940, ठीक है। तो रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था सिकंदर हयात खान ने, और इस रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था किसने? फजलुल हक ने, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रखना, फजलुल हक ने इस रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करा था। किसने? लाहौर रेजोल्यूशन को या पाकिस्तान रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किसने करा था? फजलुल हक ने। और इसके ड्राफ्ट को किसने प्रिपेयर करा था? तो सिकंदर हयात खान ने, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं हम लोग, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट कर लीजिए। जैसे कि मुस्लिम लीडर्स जो है इंडिया में, वो ये बिलीव करते थे कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज वुड नॉट बी एबल टू को एग्जिस्ट अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट। Therefore, in 1940, at the meeting of All India Muslim League, they proposed the creation of two separate states based on religion, ठीक है। This belief resulted in drafting of Pakistan Resolution, also known as Lahore Resolution, which was formally adopted by Muslim League at Lahore on 23 March 1940.
द ग्रुप्स विश बिकेम अ रियलिटी जब 14 अगस्त 1947 में द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड। ठीक है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑल्सो नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन, किसने ड्राफ्ट करा था इस रेजोल्यूशन को? तो सिकंदर हयात खान ने। एंड इसको प्रेजेंट किसने करा था? 23 मार्च 1914 में, तो 1940 में, दैट इज फजलुल हक। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ अभी आप लोगों को मैं आगे बता चुकी हूँ और इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, प्लस इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज 23 मार्च 1940। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द रिमार्क नेहरू इज अ पेट्रियट व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन दैट वाज मेड बाय। नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है, ये टिप्पणी किसके द्वारा दी गई है? ये टिप्पणी जो है, ये रिमार्क जो है किसने दिया है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो मोहम्मद इकबाल जो है, उन्होंने, सर मोहम्मद इकबाल जो है, उन्होंने ये रिमार्क दिया था दैट नेहरू इज अ पेट्रियट व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सर मोहम्मद इकबाल वॉज वन हु quoted दैट नेहरू इज अ पेट्रियट व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन, जो कि एक फिलोसोफर, स्कॉलर और पोएट थे। इनका जन्म जो है सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज आई सेड कि स्टेटमेंट से जो है हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ। पाकिस्तान के गठन की मांग का प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस ईयर में उन्होंने उस रेजोल्यूशन को पास करा था कि हमको पाकिस्तान जो है एज अ सेपरेट कंट्री चाहिए, तो इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द मुस्लिम लीग एनुअल सेशन विच गेव इफेक्ट टू जिन्नास टू नेशन थ्योरी वॉज हेल्ड इन। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसने जिन्ना के दो राष्ट्रीय सिद्धांत को प्रभावी बनाया, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो हम जानते हैं कि लाहौर में इनका सेशन हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड करा था कि हम फाइनली अब हमें, मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी ना जिन्ना की, वो इफेक्ट में आ गई कि उन्हें अब पाकिस्तान जो है एज अ सेपरेट कंट्री चाहिए फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, क्या डेट बताई हूँ मैं? 23 मार्च 1940। क्या पास करा था इन्होंने? पाकिस्तान और लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ पर हुआ था? तो ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, लाहौर में हुआ था। यहीं पर जो टू नेशन थ्योरी है जिन्ना की, उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया था और इफेक्ट में लाया गया था कि हमको एक सेपरेट कंट्री चाहिए फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16। When did मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड द पाकिस्तान डे? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो देखिए, आप ये याद रखना, जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करा था तो वो डे इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट इज़ 23 मार्च। ठीक है, तो इस दिन उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करा था। देयरफॉर पाकिस्तान डे जो है ये लोग 23 मार्च 1943 को बनाते हैं। ठीक है, इसी डे के को याद करते हुए उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे बनाएंगे। ठीक है, तो 23 मार्च 1943 इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे या फिर पाकिस्तान रिपब्लिक डे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, सिग्निफिकेंस क्या था अभी बताती हूँ कि लाहौर रेजोल्यूशन या फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो 23 मार्च 1940 को पास किया गया था, इसलिए ये लोग 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करा था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17। Who was selected as the first सत्याग्रही in individual सत्याग्रह मूवमेंट by महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? तो रिमेंबर, ये याद रखना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी बड़ा जो है मास मूवमेंट ये लोग क्या करना चाहते थे, गांधी जी को प्रेशराइज कर रहे थे कि सर आप इससे भी बड़ा एक मूवमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, हमें एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट चाहिए। यहाँ पर गांधी जी ने ये कहा कि अभी सही टाइम नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट स्टार्ट करें, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने लोगों को इंसिस्ट करा कि
मेरी बात मानो तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है उसे स्टार्ट करना चाहिए। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह को शुरू किया गया था, जिसमें बेसिकली लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मेनली इस सत्याग्रह को शुरू किया गया था, ठीक है, जिसमें लोग जाकर स्पीच देते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रही सिलेक्ट करा था इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए वो थे विनोबा भावे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नोट कर लो, जो कांग्रेस है वॉज इन अ कंफ्यूज स्टेट अगेन आफ्टर ऑगस्ट ऑफर, ठीक है। जो रेडिकल्स और जो लेफ्टिस्ट थे दे वांटेड टू लॉन्च अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट हियर गांधी जी ही इंसिस्टेड ऑन इंडिविजुअल सत्याग्रह। The individual satyagraha was not to seek independence but to affirm the right of speech। अभी मैंने कहा कि इंडिपेंडेंस के लिए नहीं इसको लॉन्च किया जाना था, ये लोगों की राइट टू स्पीच जो है उसे अफर्म करने के लिए लॉन्च किया जा रहा था। द नॉन वायलेंस वॉज सेट एज द सेंटर पीस ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। ऑब्वियस है, अब यूजुअली इससे जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे जो है वो थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। ब्रह्मदत्त जो है वॉज वन ऑफ द इनमेट्स ऑफ गांधीज आश्रम। So they were all sent to jail for violating the Defense of India Act, and this was followed by a lot of other people. But since it was not a mass movement, it attracted the little enthusiasm, and December 1940 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था, बिकॉज ये मास मूवमेंट नहीं था ना। लोग डिमांड कर रहे थे कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसा एक फिर से मास मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, तो वो चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पर ज़्यादा एंथुसियाज्म जो है लोगों में देखने को नहीं मिला। बट इस कैंपेन को दोबारा 1941 में शुरू किया गया था, और इस बार थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइन एंड अराउंड 20,000 पीपल वर अरेस्टेड, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi who was the second, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरे कौन थे, तो अभी मैं बता रही हूँ दूसरे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे, तो ब्रह्मदत्त, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सर्वोदय वॉज प्राइमरीली यूज्ड बाय। सर्वोदय शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वोदय वर्ड जो है इट वॉज प्राइमरीली यूज बाय महात्मा गांधी, जिसका मतलब था यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। सर्वोदय मतलब सब का उदय होगा, हम सभी का प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ये गांधी जी का मतलब था कि जो सबसे गरीब है ना, या हमारे सोसाइटी के सबसे नीचे पार्ट के जो लोग हैं हम उनका भी उदय करना चाहते हैं। दिस वर्ड वॉज प्राइमरीली यूज बाय महात्मा गांधी, ठीक है। सो द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय गांधी जी as the title of his translation of John Ruskin's tract on political economy, that is unto this last, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आए थे, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। सो मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक और बार देख लो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन जो है वो थोड़ी सी लूजिंग साइड पर थी, बिकॉज जापान जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, ठीक है। जापान ने बहुत सारी, एक तो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर रखा था, ठीक है। यहाँ पर अमेरिका हक्का बक्का हो गया यार, ये क्या चल रहा है, तो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर रखा था। ब्रिटेन जो है उसकी बहुत सारी कॉलोनीज जो थी उसको क्या कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था, किसने, जापान ने, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटेन और ये सब ऑलरेडी परेशान थे जापान से। अब डर यहाँ पर ये था कि जापान ने अगर इंडिया को अपने अंडर ले लिया तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये लोग हार जाएंगे, ठीक है। इस डर के कारण अमेरिका प्रेशराइज कर रहा था ब्रिटेन को, और ब्रिटेन ऑलरेडी जो खुद टेंशन में था, उनको कुछ ऐसा करना था कि इंडियन जो है उनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सपोर्ट करे, बिकॉज अगर इंडियन सपोर्ट नहीं करेंगे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो उनके हाथ से गया, ठीक है। क्या ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जिन जिन कॉलोनीज पर, राइट, ब्रिटेन की जो जो कॉलोनीज थी जहाँ पर जापान ने कॉन्कर कर लिया था, इन कॉलोनीज में सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी, एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। यही रीज़न था जापान ईजिली जो है इनको कॉन्कर कर पाया था, और यही था इंडिया में भी ये एंटी कॉलोनी फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, और यही डर था ब्रिटेन और अमेरिका को कि अगर जापान ने इंडिया पर अटैक कर दिया और इंडिया को कॉन्कर कर लिया तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो भैया गया उनके हाथ से। देयरफॉर अमेरिका वॉज प्रेशराइजिंग ब्रिटेन, एंड ब्रिटेन जो ऑलरेडी टेंशन में था उन्होंने भारत में भेजा क्रिप्स मिशन।
ठीक है, किसके अंडर भेजा? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अंडर, कि भैया जाओ और इंडिया के लोगों को हमें किसी भी तरीके से मनाना है कि वो हमारी सपोर्ट करे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में भारत। मेन जो थी इसमें कुछ प्रोविजंस थे, कुछ बातें कही गई थी। तो पहली चीज़ थी कि हम लोग जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आप लोगों को क्या दे देंगे? डोमिनियन स्टेटस जो है प्रोवाइड कर देंगे। ये वही डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं जो गोल इंडिया का ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ठीक है, जब भी जानते हैं 1929 के लाहौर सेशन में हमारा गोल चेंज हो गया था फ्रॉम डोमिनियन स्टेटस टू पूर्ण स्वराज। तो हम क्यों डोमिनियन स्टेटस वाली बात को मानेंगे? क्यों ही मानेंगे, है ना। तो पहली चीज़ जो क्रिप्स मिशन कह रहा था कि हम लोग जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। दूसरी यहाँ पर कहा था कि आप लोग जो है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं? फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का भी पावर दिया गया था। तीसरी चीज़ इन्होंने ये कही कि जो लोग, ठीक है, जो भी प्रोविंसेस एंड जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है पूरे भारत के लिए, उसके अगर फेवर में नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो? अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकते हो। यही पॉइंट जो थी जिससे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था गांधी जी को। पहली चीज़, डोमिनियन स्टेटस तो बिल्कुल फेवर में नहीं थे, बोल रहे थे कि 1929 में हमारा गोल चेंज हो गया था, अब तो 1942 चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने जो चीज़ कही कि वो क्लियरली जो है इंडिया को डिवाइड करने का एक ब्लूप्रिंट लेकर आए थे क्रिप्स मिशन के थ्रू के अगर तुम्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे? इंडिया का पार्ट है ना, तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सभी को फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ थी गांधी जी को प्रॉब्लम थी और इसलिए क्रिप्स मिशन वॉज अ बिग फेलियर। बाकी आया क्यों था? तो इंडिया के लोगों को वो करने के लिए कि भैया आ जाओ, ठीक है, पैसिफाई करने के लिए, भैया ये चीज़ें दे रहे हैं तुम लोगों को, डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर लेना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनवा देंगे, तुम बस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन का सपोर्ट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सर स्टेफर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट इंक्लूडेड दैट। ठीक है, अभी मेनली चीज़ आप लोगों को बता चुकी हूँ क्रिप्स मिशन का क्या था। पहली चीज़, इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस। बहुत क्लियर शब्दों में ये चीज़ कही गई थी कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। बट सारी चीज़ें कब कही जा रही थी? आफ्टर वॉर। एक बार जैसे ही वॉर खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ऑल प्रोविंसेस एंड स्टेट मस्ट बी मर्ज टू मेक द इंडियन यूनियन। ये वाला बात भी उसमें कही गई थी। किसमें? क्रिप्स मिशन के जो भी अलग अलग डिक्लेरेशन थे, प्रपोजल्स थे, उसमें। Any province or state can take the decision to live outside of the Indian Union और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं, ये वाला भी पॉइंट था। The Indian Constitution must be constituted by the people of India और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोग ही क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा करेक्ट है, तो भैया सारे करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के एक मसौदे की घोषणा के साथ भारत आए जिसमें क्या क्या शामिल था। तो भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। भारतीय संघ बनाने के लिए सभी प्रांतों और राज्यों को मिला दिया जाना चाहिए। कोई भी प्रांत या राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारतीय संविधान का गठन भारत के लोगों द्वारा किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिप्स मिशन। ठीक है, पहली चीज़ नॉट ट्रू, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के बारे में सही नहीं है? तो पहली चीज़, क्रिप्स मिशन में क्लियरली कहा था कि वॉर के बाद जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, युद्ध के अंत में डोमिनियन स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, तो फर्स्ट वाला क्या है? स्टेटमेंट सही है, हमें गलत ढूंढना है। एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसको स्वीकृति दी जाएगी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए समान प्रतिनिधित्व वाली नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ कुछ कही है, मैंने बताई, आप लोगों को नहीं बताई ना, तो वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर तो वैसे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार डी पढ़ लेते हैं। एनी प्रोविंस कुड रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन, और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं बाहर रहकर, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। कोई भी प्रांत भारतीय संघ से बाहर जो है रह सकता है। तो क्लियरली क्या पता चल गया? ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मूवमेंट ऑफ गांधी जी एज अ पॉलिटिकल ब्लैकमेल, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक ब्लैकमेल कहा था, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा है कि गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स थे वो सब एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल थे, ठीक है। सो लॉर्ड लिनलिथगो कॉल द मूवमेंट ऑफ गांधी जी एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल। कौन थे? वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे। टेन्योर जो है, मेन चीज़ आप याद रखना कि इनका जो टेन्योर है वॉज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। He was the longest serving viceroy of India from 1936 to 1944 and Quit India movement जो है was launched by महात्मा गांधी during his tenure only, ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी याद रखना। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का लेक्चर एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड डाउट अगर आप लोगों को हो तो कहाँ पूछोगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हो या कुछ और जानना हो किसी चीज़ के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो हु अमंग द फॉलोइंग वर द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर्स विद क्रिप्स मिशन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को चूज़ करना है और आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं हमारा आज का लेक्चर खत्म। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट पर होगी, ठीक है, एंड हार्डली 2 या 3 क्लास बाकी है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पर। सो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया हो। डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना, आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही।